हाँ 12th कॉमर्स क्लास अपन पढ़े थे बेटा कंपनी में जो चैप्टर है आपके कंपनी का वो बेसिक और शेयर इशू से रिलेटेड है। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने कुछ पढ़ा था बेटा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था परिभाषा। किसकी परिभाषा? कंपनी की परिभाषा या डेफिनेशन। कंपनी क्या है या कंपनी किससे कहते हैं ये अपने पढ़ा था। कंपनी का मतलब बेटा जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले प्रचलित कोई भी कंपनी विधान के अंतर्गत जो पंजीकृत है वो कंपनी है। सिंपल सी वे में कंपनी वो है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 में या इससे पहले कोई एक्ट चल रहा था उसमें हुआ है, वो कंपनी, अदरवाइज कोई कंपनी नहीं है। फिर बेटा अपने कंपनी की विशेषता पढ़ी थी। पहली विशेषता ये कृत्रिम व्यक्ति है यानी आर्टिफिशियल पर्सन है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जो भौतिक नहीं है। जैसे अपन भौतिक व्यक्ति हैं, अपन दिखते हैं, अपन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जो ना तो दिखता है, ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है और ना ही रोता है, लेकिन तो भी कंपनी एक व्यक्ति है। मतलब आप कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हो, कंपनी आपके खिलाफ केस दायर कर सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है। कंपनी में और आप में सिर्फ ये फर्क है बेटा कि कंपनी का आधार कार्ड नहीं होता बस, और आपका आधार कार्ड होता है, ये फर्क है। बाकी पैन कार्ड आपका भी होता है, पैन कार्ड कंपनी का भी होता है। तो पहली विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है, कृत्रिम व्यक्ति। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप में और कंपनी में सिर्फ दो ही फर्क हैं। आप भौतिक व्यक्ति हो, वो कृत्रिम व्यक्ति है। और आपका आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, उसका आधार कार्ड और पासपोर्ट नहीं होता। बाकी उसके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसका पैन कार्ड होता है, उसका खुद का बैंक अकाउंट भी होता है, और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, वो किसी के खिलाफ केस कर भी सकती है, और आप भी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो। ओके बेटा। सेकंड विशेषता उसकी सार्वमुद्रा यानी एक ऑफिशियल सील होती है। ध्यान रखना बेटा, जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट पर उस कंपनी की सील नहीं लगती, जब तक ये माना जाएगा कि उस कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है। फिर विशेषता लगभग सारी हो गई। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, उसकी खुद की सार्वमुद्रा होती है, उसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य मतलब मेंबर, वो उसके मालिक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, सदस्य सिर्फ क्या लगते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं। कंपनी को चलाता कौन है बेटा? कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी को उसके मालिक, ऑनर या शेयर होल्डर नहीं चलाते हैं। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर इससे अपन सही वे में लें तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कोई भी अगर लिमिटेड कंपनी है, जैसे मान लो मैं बीएसएनएल को मान लेता हूँ। बीएसएनएल कंपनी में बेटा पैसा किसने लगाया है? बीएसएनएल कंपनी में पैसा लगा हुआ है पब्लिक का और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का। इससे बेटा पब्लिक और गवर्नमेंट नहीं चला रही, पब्लिक और गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। पब्लिक और गवर्नमेंट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक रखते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी डिसीजन लेते हैं किससे रिलेटेड? बीएसएनएल से रिलेटेड। ध्यान से बेटा देखो, कंपनी में ट्रायंगल बन गया ऐसा। कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट और पब्लिक का। चला कौन रहा है उससे? सारी पॉलिसी, कौन सी सिम चालू करनी है, कौन सी सिम बंद करनी है, ऑफिस कहां लगाना है, क्या नहीं लगाना, सारी डिसीजन कौन लेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी पूरी अलग ही है। ध्यान से, पैसा लगाया इन्वेस्टर ने, यानी शेयर होल्डर ने, चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी अलग है पूरी। यानी इसका पहला रूल ये है, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। आप ये मत मानना कि इन्वेस्टर ही क्या है? कंपनी। ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अपने पहला पॉइंट ये बढ़ा था कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। ये कृत्रिम व्यक्ति है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? इनको रन करते हैं। यानी बीएसएनएल को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और पैसा किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट का और पब्लिक का। चलो, तो अपन ने कंपनी की विशेषता पढ़ ली। फिर आए थे अपन अंश के प्रकार, टाइप ऑफ शेयर। बेटा कंपनी में नॉर्मली दो टाइप के शेयर होते हैं। जब भी कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनी नई नहीं बनती है, तो शेयर इशू करके क्या करती है?
पैसे अरेंज करती है। शेयर का बेटा मैंने पहले ही बता दिया था, शेयर का मतलब या अंश का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा, पार्ट। ये तो बेटा टुकड़ा किसका? कैपिटल का। एकल व्यापार यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ और कंपनी। कैपिटल तो सब में लगती है बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यापार में पैसा लगाता है एक जना, ठीक है। पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं 4-5-6 जने। एचयूएफ में कैपिटल होती नहीं है, घर का बिजनेस होता है, सारे मिलके चलाते हैं। लेकिन बेटा कंपनी में कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट या पूंजी कौन लगाता? शेयर होल्डर। और एक जना नहीं होता, लिमिटेड कंपनियों में शेयर होल्डर लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने ज्यादा लगाया है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब भी कंपनी को फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिट होगा, यहां पर देखो प्रॉफिट हुआ, तो जिसके पास जितने ज्यादा अंश हैं उससे प्रॉफिट या डिविडेंड उतना ज्यादा मिलेगा, और जिसके पास कम शेयर है उसे डिविडेंड कम मिलेगा। मतलब आप छोटे से छोटा अमाउंट भी कंपनी में लगाकर इन्वेस्टर या थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं मालिक बन सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने किसी कंपनी में 10,000 रुपए लगाए और वो भी कौन सा शेयर खरीद कर? इक्विटी शेयर खरीद कर, तो मैं भी कंपनी की कैपिटल लगाई, कंपनी में मैंने कैपिटल लगाई है, मैं भी कंपनी का मालिक हूं। कितने हजार तक का? 10,000 रुपए तक का। फिर अपने गार्डेंस के प्रकार दो ही होते हैं, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब जो कंपनी के रियल ऑनर माने जाते हैं, यानी कंपनी अगर कभी लॉस में जाती है, कंपनी प्रॉफिट में जाती है, सारे एक्सपेंसेस पेमेंट करने के बाद में जो भी बैलेंस बचेगा वो सब होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बेटा कौन बनाता है? इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हैं, क्योंकि कंपनी के रियल ऑनर ये माने जाते हैं। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर क्यों बिकते हैं? उसका भी बेटा एक रीजन है। इक्विटी शेयर और ये हो गया आपके प्रेफरेंस शेयर। मान लो कोई एजेड पर्सन है, नाम है इसका लाल सिंह। क्या है? लाल सिंह। रिटायर्ड हो गया बेटा, ये मान लो था आईएएस था, ठीक है, कहीं कलेक्टर लगवा था, रिटायर्ड हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद में इसको लगभग सारे फंड मिलाकर इसके पास 2 CR यानी 2 करोड़ रुपए मिले। अब इसने पूरी लाइफ बेटा जॉब की है, जॉब से कितने रुपए? जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड, CR या सब मिलाकर इसको 2 करोड़ रुपए एट ए टाइम इसके पास है। अब हुआ ये, इसने एक पब्लिक कंपनी में इक्विटी शेयर परचेज किए। इसने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इक्विटी शेयर परचेज किए 2 करोड़ रुपए के शेयर। और बेटा एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। यानी इसने 2 लाख इक्विटी शेयर परचेज किए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 करोड़ रुपए सारे कंपनी में लगा दिया। कंपनी का नाम है आलू कंपनी। क्या है? आलू लिमिटेड। कंपनी का नाम है आलू लिमिटेड। अब बेटा इसने 2 लाख इक्विटी शेयर परचेज किए और बैठ गया ये एकदम टीवी लगाकर। और जैसे ही बेटा ये टीवी लगाकर बैठ गया, अब इसने वो जो चैनल आता है टीवी पर जिसमें शेयर प्राइस दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है? शेयर प्राइस दिखाई जाती है। वो आता है ना एक चैनल जिसमें यहाँ शेयर प्राइस के, इस कंपनी के शेयर इतने हो गए, इस कंपनी के शेयर की प्राइस ये चल रहे हैं। तो इसने बेटा 100 रुपए में शेयर प्राइस या 100 रुपए में इसने शेयर परचेज किया। तो 11 बजे बैठा, देखा कि शेयर के प्राइस कितने हो गए? 110।
तो बेटा ध्यान से देखना, अगर 100 रुपए में शेयर परचेज किया है इसने और 11 बजे वो शेयर की, एक शेयर की प्राइस 110 हो गई है, तो ये 2 करोड़ रुपए कितने बन गए? 2 करोड़ 20 लाख बन गए। आप गुना करके देख लेना, 2 लाख शेयर इंटू 110 कितने हो जाएंगे? 2,20,000। बेटा खुश हुआ है ये कि मैंने पूरे साल या पूरी लाइफ पूरी जॉब की, मैंने 2 CR कमाए, यहाँ मैंने पैसा लगाया इक्विटी शेयर में, पब्लिक कंपनी में, और थोड़ी देर में मैंने 20 लाख कमा लिए, राजी हो गए। फिर थोड़ी देर और हुई, शेयर बेटा हो गया 130 रुपए। 130 रुपए होते ही 2 लाख इंटू 130, उसकी नेटवर्थ या उसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? शेयर की वैल्यू, उसकी शेयर की वैल्यू हो गई 2 करोड़ 60 लाख। बड़ा खुश हो रहा है ये, इसको बड़ी खुशी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि इसने 4 या 5 घंटे में 60 लाख रुपए कमा लिए 2 करोड़ रुपए लगाकर। फिर लंच हुआ बेटा, और लंच होने के बाद में मालूम चला कि जो आलू लिमिटेड है ये एक तरह से फर्जी कंपनी है, अपनी फेक आईडी है इसकी, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, या जो भी है तो इसकी रिकॉर्ड अलग है, इसके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, ये लॉस में चल रही है। जैसे ही कोई एडवर्स न्यूज़ में चली, इस कंपनी के शेयर प्राइस गिरना हुए स्टार्ट का मतलब वो वापिस आया 130 से 110 पर। इससे सोचा चलो रहने दो, 20 लाख तो कमा रहे हैं। थोड़ी देर और हुई, वो सोचा 100, अच्छा वो सोचा कुछ नहीं कमाया। थोड़ी देर हुई, वो शेयर आ गया 90 पर, थोड़ी देर हुई वो शेयर आ गया 80 पर, थोड़ी देर हुई वो शेयर आ गया 45 रुपए पर, थोड़ी देर हुई वो शेयर आ गया बेटा 10 रुपए पर। जैसे ही वो 10 रुपए पर शेयर आया, ये जो IAS थे लालू सिंह जी या लाल सिंह जी, ये कुर्सी पर ही बैठे रह गए, और जैसे ही इनका कोई फैमिली मेंबर आया, हाथ लगाया, लालू सिंह जी धड़ाम नीचे देखा तो उनका हार्ट फेल हो गया। हार्ट क्यों फेल हो गया? वो बेटा इसलिए क्योंकि सुबह तक इनके पास थे 2 करोड़ रुपए, और जैसे ही सेंसेक्स या शेयर मार्केट बंद हुआ, वो 2 करोड़ रुपए जो 100 रुपए थे एंड में जाकर कितने बन गए? 10 रुपए बन गए। यानी अब वो 2 करोड़ रुपए कन्वर्ट हो गए हैं 20 लाख रुपए में। यानी इसने एक दिन में कितना लॉस खा लिया? 1 करोड़ 80 लाख का। पूरी जिंदगी भर की जो इसकी कमाई थी वो एक दिन में खत्म। बेचारे को हार्ट अटैक ही आएगा। इस दुविधा से निपटने के लिए अपन ने क्या बनाया बेटा? प्रेफरेंस शेयर बनाया है। प्रेफरेंस शेयर की सिंपल सी बात होती है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करो, शेयर की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, यानी चेंज नहीं होगी। जो शेयर की प्राइस आज है वो कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। जब भी आपको बेचना हो या कंपनी को रिटर्न करना हो, रिटर्न कर लो और पैसे ले लो। तो फिर ये शेयर क्यों लेंगे बेटा अपन? वो शेयर अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, तो जो भी कमजोर दिल के व्यक्ति हैं, जो ज्यादा घाटा सहन नहीं कर सकते हैं, वो ये लें। और जो भी बाहुबली टाइप व्यक्ति हैं, जो बहुत ही ज्यादा घाटा सहन कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो ये शेयर लेते हैं। जब भी तो बेटा ये मालिक हैं और ये मालिक काउंट नहीं होते हैं। समझ में आ गया? 2 तरह के शेयर होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर। यानी कैपिटल कितने तरह की होती है? 2, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो बाहुबली टाइप व्यक्ति होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर में क्योंकि उनको मालिक बनने का शौक होता है, और जो कमजोर दिल के व्यक्ति होते हैं वो लेते हैं प्रेफरेंस शेयर क्योंकि इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं होता। बस फायदा ये है इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जैसे मान लो 15% है तो 2 करोड़ रुपए का 2 CR का बेटा 15% कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपए। यानी हर साल इनको कितना डिविडेंड मिलेगा? 30 लाख रुपए का। इनका कोई फिक्स नहीं है, कंपनी का सारा प्रॉफिट खर्चे घटाने के बाद में इनका होता है। इनको फिक्स होता है डिविडेंड, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इसलिए ये मजबूत होते हैं और ये बेचारे थोड़े कमजोर होते हैं। अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति भी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो आप इक्विटी शेयर मत खरीदो, आप कौन शेयर खरीद लो? प्रेफरेंस शेयर खरीद लो। इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है बेटा? प्रेफरेंस लगा हुआ है। मतलब हर चीज में इसको आगे रखेंगे। कंपनी घाटे में जा रही है, पहले पैसे इसको मिलेंगे, डिविडेंड पहले इसको मिलेगा, इसको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा। अगर किसी ईयर प्रॉफिट नहीं होता है तो अभी इसको डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2 साल का जोड़कर। इनके बेचारे के कोई फिक्स नहीं है।
तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अपने डिफरेंस क्रिएट कर दिए बेटा। और प्रेफरेंस शेयर के कुछ टाइप भी अपने पढ़े थे। पहला प्रेफरेंस शेयर का पहला टाइप अपने पढ़ा था बेटा शोधनीय अधिमान अंश, अशोधनीय अधिमान अंश, परिवर्तनीय अधिमान अंश, गैर परिवर्तनीय अधिमान अंश, मताधिकार वाले अधिकार अंश, गैर मताधिकार वाले अधिकार अंश, और एक कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक किया था कंपनी के प्रकार। कंपनी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ओपीसी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, और हिंदी में बोलते हैं एकल व्यक्ति कंपनी। यानी उस कंपनी में सर्वसरा एक ही जना होता है, वही पैसे लगाता है, सारी लाइबिलिटी उसी की, सारी एसेट्स उसी की, मतलब कंपनी की, यानी वो मैनेजमेंट करने वाला एक ही जना होता है। फिर अपन ने बेटा पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है। पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है उधार। जैसे मान लो LIC, आपने कभी ध्यान से सुना है LIC ही पैसा क्यों लेती है बेटा उधार लोगों से, कि ये पॉलिसी करा लो, वो पॉलिसी करा लो, ये बॉन्ड करवा लो, या बैंक ही क्यों लेता है, ये FD करा दो, वो FD करा दो, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को ये ऑथोरिटी होती है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती उधार करके। और तीसरी प्राइवेट कंपनी जो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बड़ी टफ है, ध्यान रखना। क्या है प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है। बस प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो पब्लिक कंपनी वो है जिसमें शेयर होल्डर या पब्लिक पैसा लगा रही है, और जो अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाती है, जिसकी मिनिमम कैपिटल 5 लाख होती है, मैक्सिमम कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसमें मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये सारी विशेषता थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। चलो बेटा, अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, पूंजी के प्रकार भी पढ़े थे अपन ने। पहली पूंजी अधिकृत पूंजी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। फिर निर्गमित पूंजी, फिर प्रार्थित पूंजी, फिर मांगी गई पूंजी, फिर चुकाई गई पूंजी, और एक साइड में कहीं लिखा होगा आपकी बुक में संचित पूंजी। अधिकृत पूंजी का मतलब वह पूंजी जो एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इशू करेगी, या कंपनी अपने पूरे जीवन काल में उससे ज्यादा अंश निगमित नहीं कर सकती, वो सीमा ही अधिकृत पूंजी कहलाती है। निगमित पूंजी सिंपल सा, निगमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है। निगमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता को दिया जाता है, कहते हैं आओ और खरीदो। प्रार्थित पूंजी का मतलब निगमित पूंजी का वह भाग जो जनता खरीदती है, वो होती है प्रार्थित पूंजी। मांगी गई पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा मांगा गया है। चुकाई गई पूंजी, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता ने चुका दिया है। और संचित पूंजी जो कंपनी के समाप्त होने पर मांगी जाती है। वापिस से, अधिकृत पूंजी कंपनी की वह सीमा जिससे ज्यादा वो अंश निगमित नहीं कर सकती है। फिर निगमित पूंजी, निगमित पूंजी ऊपर वाले को देखो,
अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निगमित किया जाता है। इसमें ऊपर वाले को देखो, निगमित पूंजी का वह भाग जो जनता को क्रय करने के लिए कहा जाता है। इधर आते ऊपर वाले को देखो, प्राप्तित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा मांगा जाता है। इधर मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुकाया जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल, इससे बोलते इशूड कैपिटल, इससे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, इससे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और इससे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और इससे बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। तो बेटा पूंजी के प्रकार भी अपने पढ़ लिए, कंपनी के प्रकार भी अपने पढ़ लिए, अंश के प्रकार भी पढ़ लिए, और दायित्व के आधार पर भी कंपनी का प्रकार। दायित्व के आधार पर बेटा कंपनी 3 प्रकार की होती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और लास्ट में असीमित कंपनी। इधर लिख देते हैं अपन, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सेकंड गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरा तीनों में बेटा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक सिंपल सा है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी अगर कंपनी को कितना भी लॉस हो जाए, मैक्सिमम कितना पे करेगी? जितनी कैपिटल है, ध्यान से, चाहे 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया लेकिन कंपनी के शेयर हैं 100 करोड़ रुपए के, तो कंपनी सिर्फ कितना पैसा भुगतेगी? सिर्फ 100 करोड़ रुपए। जितने शेयर हैं उससे ज्यादा का लॉस कंपनी सहन नहीं करेगी, उसे बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है जो भी कंपनी के मेंबर हैं ये गारंटी ले लेते हैं कि भाई अगर कंपनी का 50 करोड़ तक को लॉस हो जाता है या 50 करोड़ का लॉस हो जाता है तो हम भुगतेंगे। तो 50 करोड़ तक लॉस होता है तो कंपनी भुगतेगी, और 50 ऊपर होते ही कंपनी नहीं भुगतेगी उस लॉस को, क्योंकि इसमें जितना गारंटी का अमाउंट होता है उतना ही लॉस कंपनी बियर करेगी, और बाकी का कौन करेगा? बाकी का बियर करेंगे बेटा क्रेडिटर, और जो भी जिनको इन्होंने पैसा दिया है उधार। और असीमित कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी पूरा की पूरा लॉस कौन पे करेगी? कंपनी। तो ऐसी नॉर्मली कोई कंपनी अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली कंपनी और ये कंपनियां नॉर्मली होती है। चलो तो बेटा इतने सारे टॉपिक अपन ने कर लिया। सबसे पहले विशेषता, सबसे पहले परिभाषा, विशेषता, अंश के प्रकार, पूंजी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, और दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। आज बेटा अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 7। बेटा ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके 12th बोर्ड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लगभग 25 मार्क्स लगाकर 30 मार्क्स तक अकाउंट्स में थ्योरी आती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर अकाउंट्स में राजस्थान बोर्ड में 40 से 50 हजार बच्चे अगर पास होते हैं तो 40 से 50 हजार बच्चों में अगर 40,000 बच्चे पास हो रहे हैं तो 40,000 बच्चों में से लगभग 36,000 बच्चे अकाउंटेंसी में थ्योरी पढ़कर पास होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी में पास होने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में बेटा अगर आपने एक पॉइंट भी गलत कर दिया जिससे आपकी बैलेंस की टोटल मैच नहीं हो रही, या कैपिटल अकाउंट मैच नहीं हो रहा, या कोई दूसरी कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही है, तो फिर वो टीचर के ऊपर है कि वो पूरा काट दे या आधा आधा नंबर दे दे, लेकिन थ्योरी में नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। चलो 7 पॉइंट अपन कर रहे हैं अभिधान। क्या कर रहे हैं? अभिधान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बेटा 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। सामान्य, अधि अभिधान, और एक होता है न्यून अभिधान।
सामान्य अभिधान को अपन बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस। आदि को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और न्यून को लोअर नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा? मैंने पहले ही बता दिया था, कंपनी बन चुकी है, कंपनी अब अपने शेयर बेचना चाहती है। मान लो एक कंपनी है टीला लिमिटेड। कौन सी है? टीला लिमिटेड। टीला लिमिटेड नई कंपनी है, वो चाहती है मैं अपने 10,000 यानी 10,000 इक्विटी शेयर बेचूं। एक शेयर है बेटा 100 रुपीज का। वापिस से टीला लिमिटेड एक कंपनी है, वो 1000 इक्विटी शेयर बेचना चाहती है और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए। तो सबसे पहले वो क्या देगी बेटा? वो देगी एडवर्टाइजमेंट, और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट वो देगी तो लोग उन शेयरों को खरीदने के लिए देंगे एप्लीकेशन। अब ध्यान से बेटा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। टीला कंपनी कितने इक्विटी शेयर बेचना चाहती है? 10,000, 10,000, 10,000। अब एप्लीकेशन कितनी आ गई बेटा? नॉर्मल में आप 10,000 शेयर बेचना चाहते हो, लोग भी तैयार है उन 10,000 शेयरों को खरीदने के लिए। यहां पर एप्लीकेशन आप 10,000 शेयर बेचना चाहते हो, लेकिन लोगों ने इतनी एप्लीकेशन दे दी है 20,000 एप्लीकेशन। तो यहां पर देखो कंडीशन चेंज हो गई है बेटा, यहां पर शेयर तो है कम और एप्लीकेशन है ज्यादा, इसलिए इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर हैं उनसे ज्यादा खरीदार मार्केट में बैठे हैं। यहां प्रॉब्लम होगी अपन को, क्योंकि अपन किसको शेयर दें, किसको नहीं दें। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बेटा एक अपन सारणी या टेबल बनाते हैं। उस टेबल का नाम है प्रो राटा टेबल। हिंदी में इसे बोलते हैं यथानुपात, यथानुपात सारणी। और बोर्ड में ज्यादा चांस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के रहते हैं प्रैक्टिकल में। अंडर सब्सक्रिप्शन में बेटा शेयर 1000 क्या 10,000 और एप्लीकेंट यानी खरीदार कितने हैं 9,000। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10,000 मत बेचो, 9,000 बेच दो, 10,000 जो बच गए हैं वो आप अगली बार बेच लेना। तो सब्सक्रिप्शन कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप का। फर्स्ट सामान्य, अधि और न्यून। सामान्य में शेयर बेचने जितने हैं अपन को, और एप्लीकेशन दोनों क्या रहती है बराबर। इसमें शेयर होते हैं कम और एप्लीकेंट होते हैं ज्यादा, और यहाँ पर शेयर होते हैं ज्यादा और एप्लीकेंट होते हैं कम। सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल का नाम है प्रो राटा टेबल।